गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू इनलाइटन ट्यूटोरियल। आज के वीडियो में हम लोग साइंस सैम्पल पेपर को देखेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग सेक्शन ए को देखेंगे जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन हीटिंग फेरस सल्फेट, जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन इन कलर। भावना ऑब्जर्व दैट इट टर्न्स इनटू a brown colored substance which also releases foul smelling gases as shown in the figure given below। तो यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब है, उसमें भावना ने फेरस सल्फेट को, जो कि ग्रीन कलर का सब्सटेंस है, उसको हीट किया है। ठीक है, तो जब उसने हीट किया ना, तो उसने देखा क्या कि जो ग्रीन कलर ऑफ फेरस सल्फेट है वो ब्राउन कलर में चेंज हो गया और फॉल स्मेलिंग गैस उसमें से रिलीज हो गया। तो उन्होंने पूछा है कि help her to identify the type of reaction that occurred in the heating of ferrous sulfate। तो फेरस सल्फेट को हीट करने में कौन सा रिएक्शन हो रहा है? ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या फिर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो जब आप फेरस सल्फेट को हीट करोगे ना, तो क्या होता है? FeSO4 7H2O। ठीक है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट, जब इसको हीट करेंगे तो मिलेगा हमें क्या? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना, वो फाउल स्मेलिंग है। ठीक है, फाउल स्मेलिंग गैस है। और Fe2O3 जो कि फेरिक ऑक्साइड है, ठीक है ना, वो हमारा क्या है? ब्राउन कलर्ड सब्सटेंस है। तो इसमें से ये फेरस सल्फेट है ना, यहाँ पे क्या हो गया है? डिकम्पोज हो गया है, और डिकम्पोज होकर Fe2O3 SO2 और SO3 गैस बना है। तो दिस इज आवर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि विच डायग्राम डिस्प्लेज द इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर अ होम। तो घर के लिए कौन सा इलेक्ट्रिक सर्किट का सही डायग्राम है? तो यहाँ पे देखो 3 वायर हैं, एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर और एक अर्थ वायर। लाइव वायर और न्यूट्रल वायर हमारे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से जा रहा है हमारे घर में, इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर जाएगा। फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो कि मेन स्विच एंड फ्यूज होता है, उससे अंदर जाकर डिफरेंट रूम्स में जाएगा। ठीक है, 220 वोल्ट का करंट हमारे घर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए लाइव वायर और न्यूट्रल वायर दो अंदर गया, और साथ में अर्थ वायर भी है ना हमारे प्लग में लगा रहता है, ताकि जो करंट का, मान लो क्या कि यहाँ से अगर कहीं से कटा फिटा है वायर में, तो एक्स्ट्रा जो इलेक्ट्रॉन्स है या करंट है वो बाहर निकल जाएगा, और हम लोग जब स्विच ऑन करेंगे तो वो हमारे शरीर के अंदर जा सकता है। इसलिए अर्थ वायर लगा होता है, जो बड़ा वाला होता है ना सर्कल, उसमें अर्थ वायर होता है। और प्लग जब लगाते हैं तो सबसे पहले प्लग अर्थ वायर में जाएगा, तो वो करंट अर्थ के अंदर चला जाता है, जिसको हम लोग अर्थिंग बोलते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि लाइव वायर में ही हम लोग फ्यूज़ लगाते हैं। न्यूट्रल वायर और लाइव वायर दोनों जाता है, और सर्किट कंप्लीट लाइव वायर और न्यूट्रल वायर से होता है। अर्थ वायर सेफ्टी के लिए लगाया जाता है, जो कि एक्स्ट्रा करंट जो फ्लो हो रहा है वो अर्थ के अंदर चला जाए। तो ऑप्शन ए अभी तक तो करेक्ट दिख रहा है। नेक्स्ट डायग्राम देखेंगे। नेक्स्ट डायग्राम में डायग्राम नंबर बी को देखेंगे। इसमें देखिए, इसमें बस 2 ही वायर अंदर जा रहा है, एक न्यूट्रल वायर और एक लाइव वायर। तो ये तो ऐसे ही गलत है, क्योंकि हमारे अर्थिंग वायर चाहिए। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पे लाइव वायर में हमेशा फ्यूज़ लगाते हैं, क्योंकि करंट फ्लो लाइव वायर से ही होता है। तो यहाँ न्यूट्रल वायर में लगा है फ्यूज़, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि अगर आप एक्सेसिव फ्लो हो रहा है करंट का, तो वो लाइव वायर से होता है। अगर आपको मेन स्विच को ऑफ कर दीजिएगा, जैसे कि MCB, अगर एक्स्ट्रा करंट जाएगा तो लाइव वायर में होना चाहिए, ताकि एक्स्ट्रा करंट के फ्लो को लाइव वायर में रोका जा सके। न्यूट्रल वायर में लगाने से इससे कोई फ़ायदा नहीं है। तो बी गलत हो गया। सी में आप देखिए कि लाइव वायर जो है ना, न्यूट्रल वायर दोनों जा रहा है। लाइव वायर में फ्यूज़ लगा है, ये भी सही है, लेकिन अर्थिंग वायर नहीं है, तो ये यहाँ से गलत हो जाएगा। और डी में देखिए कि अर्थ वायर और न्यूट्रल वायर हमारे घर के अंदर जा रहा है और लाइव वायर बाहर आ रहा है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि करंट का फ्लो लाइव वायर से शुरू होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो वैसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन ए हमारे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही ऑप्शन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शो अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स। तो यहाँ पर देखो कि जैसे एक पी प्लांट या कोई ग्रेप का प्लांट है, जो कि एक सपोर्ट से ऊपर जाना चाह रहा है, मतलब सपोर्ट इसको चाहिए, और वो
अपने स्टेम को इसमें ऐसे ऐसे रैप करके ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब कि ट्रॉपिज्म अगेन टुवर्ड्स द वाटर, वाटर के तरफ मूवमेंट। जियोट्रॉपिज्म मतलब अर्थ की तरफ मूवमेंट। थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब रेफर्स टू द प्लांट ग्रोथ रिस्पॉन्स टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। मतलब क्या कि फिजिकल कॉन्टैक्ट और रिस्पॉन्स से, फिजिकल कॉन्टैक्ट या टच के थ्रू जो रिस्पॉन्स होता है, यहाँ पे देखो आप टच के थ्रू रिस्पॉन्स हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट दैट हेल्प इन गैसियस एक्सचेंज, आइडेंटिफाई ए बी सी डी इन द फिगर। तो सबसे पहले आप सबसे ऊपर वाला देखोगे ना, जो सेल है वो ए है। तो ए जो हमारा सेल होगा ना वो इपिडर्मल सेल होगा, क्योंकि इपिडर्मल सेल जो है ना वो सबसे ऊपर पाया जाता है लिफ के। फिर बी जो है ना, बी हमारा हो जाएगा सब्सिडियरी सेल, क्योंकि सब्सिडियरी सेल जो है ना स्टोमेटा से वो अटैच्ड होता है, ठीक है, गार्ड सेल से अटैच्ड होता है। तो बी हमारा सब्सिडियरी सेल हो जाएगा। सी हमारा स्टोमेटल पोर होगा, क्योंकि आप ये ओपनिंग देख रहे हो ना या होल, इसको हम लोग बोलते हैं पोर, स्टोमेटल पोर। और डी जो हमारा है ना वो गार्ड सेल है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इपिडर्मल सेल, ए, बी सब्सिडियरी, सी स्टोमेटल और डी गार्ड सेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे कि गुलशन वांट्स टू राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन, फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे उसने बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट को लिया है। तो प्रोडक्ट में उसे मिला है बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। यहाँ पे सल्फेट होना चाहिए, सल्फर नहीं होना चाहिए, सल्फेट होना चाहिए, ठीक है। तो आप बताइए इसमें से कौन सा बैलेंस केमिकल रिएक्शन है? तो देखो बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, सब में प्रोडक्ट सेम है। अब बैलेंस करके देखना है। तो यहाँ पे देखो 3 बेरियम यहाँ है, 3 यहाँ पे है। क्लोरीन यहाँ पे 3 2 जा 6 है, यहाँ पर भी 3 2 जा 6 है। एल्यूमिनियम के 2 है यहाँ पे एटम, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे देखो सल्फेट के 3 है, यहाँ पर भी सल्फेट के 3 है। तो ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ बी में देखो कि बेरियम के तो एक एक ही है, क्लोरीन के यहाँ 2 है, यहाँ 3 2 जा 6 है, तो ये ऐसे ही गलत हो गया। सी में देखो क्लोरीन के 6 है, यहाँ पे क्लोरीन के 3 है, तो सी ऑप्शन भी गलत हो गया। डी में क्लोरीन के यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्लोरीन के 3 है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है कि द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट सेटअप शो द रिस्पॉन्स ऑफ रूट्स टुवर्ड्स द वाटर। तो ये रूट है, इसका रिस्पॉन्स वाटर की तरफ आपको बताना है। तो द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट और प्लांट्स पार्ट्स टुवर्ड्स द वाटर इज नोन एज। तो वाटर की तरफ जो प्लांट का रिस्पॉन्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? थिग्मोट्रॉपिज्म मतलब क्या होता है कि रिस्पॉन्स टू टच और फिजिकल कॉन्टैक्ट। जियोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द अर्थ। फोटोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द लाइट। एंड हाइड्रोट्रॉपिज्म मतलब रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द वाटर। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि द फॉलोइंग डायग्राम shows the presence of reproduction that occurs in plasmodium। तो प्लाज्मोडियम में कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? तो आप यहाँ देखो कि ये एक सिस्ट है और अंदर में बहुत सारे न्यूक्लियस है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन, ठीक है। मल्टीपल फ्यूजन, बडिंग नहीं होगा, बडिंग में एक पार्ट से बहुत सारे छोटे छोटे बर्ड निकलते हैं। बाइनरी फ्यूजन मतलब एक सेल 2 सेल में डिवाइड होगा, ठीक है। स्पोर फॉर्मेशन नहीं होगा। ये मल्टीपल फ्यूजन का केस है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे न्यूक्लियस है और हर एक न्यूक्लियस एक नया सेल में डेवलप होगा, तो ये मल्टीपल फ्यूजन का ऑप्शन सही होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फील्ड, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इनकरेक्ट। तो देखो द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज एज्यूम्ड टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट। ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। सपोज यहाँ पे आपका एक मैग्नेट है, ठीक है, ये मैग्नेट है और आपको इसका नॉर्थ और साउथ पोल पता नहीं है, तो आप ऐसे ही इसको रख दोगे। और जब आप मैग्नेटिक कंपास को लाओगे ना इसके पास, तो यहाँ पर रखोगे तो मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ जो पोल है वो इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। अगेन यहाँ रखोगे तो इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ रखोगे तो इस डायरेक्शन में। जब आप मैग्नेटिक कंपास को हटा कर यहाँ प्लॉट करोगे तो आपको कुछ ऐसा रे दिखाई देगा जिसमें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से स्टार्ट होगा और साउथ पोल में एंड हो जाएगा।
सेम यहाँ पर रखोगे तो आपको ऐसे ही आएगा, नॉर्थ पोल से साउथ पोल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इस पार्ट में भी वैसे ही नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है कि द नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास इज एज्यूम टू पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, दिस इज करेक्ट। बी ऑप्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर कर्ल्ड क्लोज लाइंस, सी दिस इज अ कर्ल्ड एंड क्लोज लाइंस, काफ़ी क्लोज होते हैं। ठीक है, मैंने थोड़ा दूर बनाया है पर काफ़ी क्लोज होता है, और ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेट के बाहर और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ मूव करता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर पहले डी देखेंगे कि द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो क्लोज है ना, काफ़ी क्लोज है यहाँ पर मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के बाहर भी यहाँ पर क्लोज है, लेकिन जब आप मैग्नेट के यहाँ पर आओगे ना तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थोड़ा दूर दूर हो जाएगा। तो द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक लाइंस इंडिकेट द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, ये भी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखेंगे। ऑप्शन नंबर सी में बोल रहा है कि जीरो फील्ड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इवनली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये तो बिल्कुल गलत है कि यहाँ पे सपोज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल हो जाएगा तो क्या यहाँ पे जीरो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा? नहीं, यहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, सो पैरेलल एंड इवनली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंडिकेट्स यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगा, ना कि जीरो फील्ड स्ट्रेंथ होगा। ठीक है, तो जीरो फील्ड स्ट्रेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल एंड इवनली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये ऑप्शन सी हमारा ये इनकरेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि पैरेलल और इवनली स्पेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल इंडिकेट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉट जीरो फील्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि द फॉलोइंग पिक्चर शोज द लीफ विच इज टेस्टेड विथ आयोडीन इन एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर देखो एक लीफ है। ठीक है, एक लीफ है और यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द लीफ वेर नॉट कवर्ड विथ ब्लैक पेपर स्ट्रिप। इस लीफ में क्या हुआ है ना कि इतने पार्ट को हमने पेपर स्ट्रिप से कवर कर दिया है। अब मैं इसको सनलाइट में रख रही हूँ, जब सनलाइट में रखेंगे ना तो ये फोटोसिंथेसिस स्टार्ट कर देगा और प्लांट के अनकवर्ड पार्ट में स्टार्च बनेगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट अपना फूड बनाता है और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। अब जो पार्ट कवर्ड है वहाँ तो स्टार्च का फॉर्मेशन हुआ नहीं है। ठीक है, अब आप क्या करोगे ना कि जो कवर्ड पार्ट है उसको हटा दोगे और आयोडीन डालोगे इस पर। ठीक है, जैसे ही आयोडीन डालेंगे ना तो पोर्शन ऑफ द लीफ दैट वाज कवर्ड विथ ब्लैक स्ट्रिप ऑफ द पेपर यहाँ पे है। जैसे ही आप आयोडीन डालोगे ना तो जो पार्ट अनकवर्ड था ना वहाँ पर स्टार्च रिएक्ट कर जाएगा आयोडीन से और लीफ जो है ना ब्लू ब्लैक कलर का टर्न हो जाएगा। जहाँ पे स्टार्च बना है, जो कवर्ड पार्ट है वहाँ पर कुछ रिएक्शन नहीं होगा, वो अपने ग्रीन कलर में ही रहेगा। लेकिन जो पार्ट स्टार्च बनाया था ना उस पार्ट में क्या हो जाएगा ना कि लीफ जो है ना वो ब्लू ब्लैक कलर का टर्न हो जाएगा, क्योंकि स्टार्च जो बना था ना वो आयोडीन से रिएक्ट कर गया उस पार्ट में, और जिस पार्ट में स्टार्च बना ही नहीं है उस पार्ट में रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो ये वाला पार्ट आपका जैसा था वैसा ही रहेगा, लेकिन जो अनकवर्ड पार्ट था वो ब्लू ब्लैक कलर में चेंज हो जाएगा। सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट, स्टार्च रिएक्ट्स विथ आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो हाउ द इन्वायरमेंट में बी हार्म्ड बाय द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है ना कि सबसे पहले डीडीटी जो होता है ना वो एक पेस्टिसाइड्स होता है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना कि डीडीटी जो है ना, जब आप डीडीटी डालोगे ना तो डीडीटी जो है ना बर्ड अगर कंज्यूम करेगा जैसे कि लीफ को खाकर या फिर किसी इंसेक्ट्स को खाकर, तो जब डीडीटी बर्ड्स के अंदर आ जाएगा ना तो वो जो डीडीटी है ना वो एग शेल को क्या कर देता है, थिन कर देता है। ठीक है, और एग शेल है ना थिन हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है ना ओवर यूज ऑफ डीडीटी रिड्यूस द नंबर ऑफ फिश ईटिंग बर्ड स्पेसीज, ये तो सही है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डीडीटी डालोगे ना तो ज़्यादा डीडीटी ज़्यादा बर्ड कंज्यूम करेंगे। ठीक है, और इट विल रिड्यूस द नंबर ऑफ बर्ड के नंबर को वो रिड्यूस करेगा। सेकेंड बी फिश ईटिंग बर्ड्स एक्यूमुलेटेड डीडीटी एज दे मूव्ड डाउन इन द फूड चेन, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगी।
ऑप्शन नंबर सी देखिए, द फॉर्मेशन ऑफ एग शेल वॉज हैम्पर्ड। हाँ, एग शेल जो है ना वो काफ़ी थिन हो जाएगा, और जब थिन हो जाएगा ना तो एग शेल के अंदर जो बर्ड जो ग्रो करने वाला था वो मैच्योर होने से पहले ही ख़त्म हो जाएगा। तो फॉर्मेशन ऑफ एग शेल वॉज हैम्पर्ड, ये सी भी ऑप्शन करेक्ट है। डी, ड्यू टू द थिननेस ऑफ शेल इट ब्रोक। हाँ, थिन हो जाएगा शेल एग का और वो ब्रोक हो जाएगा, और जो नए स्पेसीज हैं, नए बर्ड्स हैं, वो बाहर नहीं आ पाएंगे। अब ऑप्शन बी देखेंगे, फिश ईटिंग बर्ड्स एक्यूमुलेटेड डीडीटी एज दे मूव्ड डाउन इन द फूड चेन। तो देखो, फिश ईटिंग बर्ड्स एक्यूमुलेटेड डीडीटी एज दे मूव्ड डाउन इन द फूड चेन, ये इनकरेक्ट है, बिकॉज इन द प्रोसेस ऑफ बायोमैग्निफिकेशन पॉल्यूटेंट्स लाइक डीडीटी मूव्ड अप द फूड चेन। ठीक है, देखो डीडीटी जो है ना वो ऊपर की तरफ जाएगा। सपोज सबसे पहले पेस्टिसाइड्स के फॉर्म में डीडीटी आ गया सॉइल में, सॉइल से वो गया छोटे छोटे प्लांट्स में, प्लांट से गया वो इंसेक्ट्स में, इंसेक्ट से जाएगा फिर बड़े इंसेक्ट्स में, फिर उसके बाद जाएगा बर्ड्स में। तो इट विल मूव, pollutants like DDT will move up in the food chain and not down in the food chain, meaning fish eating birds would accumulate DDT as they move up the food chain, not down. तो DDT जो है ना, ठीक है, इन बायोमैग्निफिकेशन पॉल्यूटेंट्स लाइक DDT मूव अप इन द फूड चेन नॉट डाउन, तो ऊपर की तरफ जाएगा DDT, ना कि नीचे की तरफ। तो ऑप्शन बी जो है ना इसका सही आंसर है कि फिश ईटिंग बर्ड्स एक्यूमुलेटेड DDT एज दे मूव डाउन इन द फूड चेन। ठीक है, तो ये हमारा कुछ MCQs का सीरीज़ था जिसमें मैं MCQs लेकर आई हूँ। ठीक है, और मैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 को डिस्कस करूँगी, और आगे अपकमिंग वीडियोस में मैं MCQs ही लेकर आऊँगी जो कि 20 मार्क्स के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है क्योंकि डेफिनेटली इसमें से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। सो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। अगर कुछ क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।